दोस्तों, कल मैं व्यापम की साइट देख रहा था तो मैंने उस पर देखा कि उन्होंने वर्ग 3 की जो है वो टेंटेटिव डेट डाल दी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं भी घर पे ही हूँ। तो मैंने सोचा इसमें जो 30 नंबर का पर्यावरण आपका आना है उस पर कुछ वीडियो बना देता हूँ। हो सकता है आपकी कुछ मदद हो जाए। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हम आज इसके प्रस्तावना से ये स्टार्ट करेंगे। पहले पर्यावरण की हम परिभाषा देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे, घटक देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो पर्यावरण में क्या आता है, अभी तक हमने एक परिभाषा पढ़ी है कि परि प्लस आवरण, वो पर्यावरण मतलब वो है परिवेश जो हमें प्रभावित करता है। तो आप एक और सीधी सी परिभाषा याद रख सकते हो कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, हमारे जो चारों ओर मौजूद होती है, वो आपका पर्यावरण है। कोई भी वस्तु जो आपके आसपास मौजूद है वो आपको दो तरीके से प्रभावित कर सकती है। एक तो आपको सकारात्मक तरीके से कर सकती है और नकारात्मक तरीके से कर सकती है। अगर सकारात्मक तरीके से करती है तो पर्यावरण आपके लिए अच्छा हो गया, और अगर नकारात्मक तरीके से करती है तो पर्यावरण आपके लिए खराब हो गया। इसी प्रकार आपका हर एक पहलू आ जाता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो। हर परिस्थिति आपको दो तरीके से प्रभावित कर सकती है, पॉजिटिवली भी, नेगेटिवली भी। अब हम बात करते हैं, अगर हम कुछ परिभाषा की बात करें तो एक महत्वपूर्ण परिभाषा इसमें आती है, एक डॉक्टर रॉस हैं, और रॉस ने एक परिभाषा दी है कि पर्यावरण वह प्रत्येक बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और, कि हम वैश्विक स्तर पर क्या करते हैं, हर वर्ष पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, हम प्रतिवर्ष क्या करते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इस बार पिछली बार तो एक ही पेपर हुआ था, इस बार कई सारे पेपर्स होंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए। तो आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की संरचना। तो पर्यावरण की संरचना जो है वो दो घटकों से मिलकर बनी होती है। इसमें आपके अजैविक घटक और जैविक घटकों को सम्मिलित किया गया है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें अजैविक घटक पढ़ेंगे, क्योंकि अजैविक घटक जो होते हैं वही जैविक घटकों का आधार होते हैं। बिना अजैविक घटकों के जैविक घटक जो है वो नहीं रह सकते। तो अजैविक घटक में आपके दो प्रकार के घटक आते हैं, एक तो आपका आता है भौतिक घटक और एक आता है रासायनिक घटक। ठीक है। भौतिक में आपका क्या आएगा, भौतिक में आपका आएगा तापमान, प्रकाश, वर्षा, नमी है, वायु है, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके भौतिक घटक में। रासायनिक घटकों को हम फिर से विभाजित कर सकते हैं दो भागों में। एक तो आते हैं अकार्बनिक घटक और दूसरे आते हैं आपके कार्बनिक घटक। अकार्बनिक में क्या आएंगे, आपके जो तत्व हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, और भी जो गैसेस है। और कार्बनिक में आपका आएगा प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। ये सारे तत्व आते हैं, पदार्थ आते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जीवधारी के शरीर के निर्माण के मुख्य अवयव होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैविक घटक की। जैविक घटकों के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। ये क्या करते हैं, जैविक घटक जो है वो वातावरण जो है आपको उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर हम इनका एक साइकिल बनाने की बात करें, पेड़ पौधे जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्स हाँ एक चीज और, ये जो अजैविक घटक और जैविक घटक है पर्यावरण के, वो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, इकोसिस्टम। और पारिस्थितिक तंत्र को हम दूसरा नाम देते हैं पारितंत्र भी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है वो सबसे पहले जो शब्द था वो एक वैज्ञानिक थे, E.G. टेंसले,
उन्होंने दिया था। और इसका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। और ये जो इकोलॉजी शब्द है या पारिस्थितिकी शब्द है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे E.P. ओडम, उन्होंने दिया था। और जो पर्यावरण के घटक हैं अजैविक और जैविक, वही आपके पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे, अजैविक और जैविक। इसलिए ये दोनों मिलकर के आपका पारिस्थितिक तंत्र बनाएंगे। अब हम बात करते हैं जैविक घटक की। तो जैविक घटक में हमने पढ़ा था पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, तो इनको हम पारिस्थितिक तंत्र में, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको हम कहते हैं उत्पादक, क्योंकि उत्पादन का काम करते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होते हैं, जो जीव होते हैं उनको हम कहते हैं उपभोक्ता, जो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। इनको हम कंज्यूमर कहते हैं, इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं? इनको हम कहते हैं अपघटक, जो उपभोक्ता और उत्पादक की मृत्यु के पश्चात इनका शरीर का अपघटन करते हैं। इसमें आते हैं जैसे आपके जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक है, ये सारे आपके किस में आएंगे? सूक्ष्म जीव में। अब उपभोक्ता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं आपके। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, उत्पादकों से लेकर के अपघटकों तक। उत्पादकों के बाद आएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आपका द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आएगा आपका तृतीयक उपभोक्ता और सबसे अंत में आपका आएगा अपघटक। तो हाँ, ये 5 स्तर हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये उत्पादक क्या करते हैं? यहाँ ये सनलाइट से वाटर और CO2 लेकर के अपना फूड खुद बनाते हैं। फिर इनका भोजन ये ग्रहण करते हैं, इनसे ये करते हैं, इनसे ये करते हैं और लास्ट में ये करते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ एक सीधी श्रृंखला बन गई है भोजन के स्थानांतरण की। भोजन के स्थानांतरण की इस श्रृंखला को हम कहते हैं क्या? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपका खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो गया। ये आपको हम इसको कहते हैं फूड चेन। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि खाद्य श्रृंखला में हम ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे। देखिए, उत्पादकों ने जो भोजन बनाया उसको कौन ग्रहण करेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ताओं को कौन करेंगे? इनके द्वारा निर्मित भोजन को द्वितीय। द्वितीय उपभोक्ताओं द्वारा निर्मित भोजन को ये, और इस तरीके से ये। तो ये ऊर्जा स्थानांतरण का एक क्रम बन गया। अब यहाँ एक चीज याद रखने वाली है कि यहाँ उत्पादक जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं उसका 90% भाग जो होता है वो ये अपनी खुद की उपापचय क्रियाएं होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, पौधों में श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वृद्धि विकास होता है, उस सब में ये यूज करते हैं। बाकी जब प्राथमिक उपभोक्ता इनको खाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा इनके पास ट्रांसफर होती है। वही स्थिति यहाँ है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है, जब इनको द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो उत्पादकों से ऊर्जा मिली थी उसका 90% भाग जो है वो ये अपनी सारी क्रियाओं को करने में खर्च करेंगे अपना, और इसका 10% भाग जो है वो द्वितीयक उपभोक्ताओं में स्थानांतरित करेंगे। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो ऊर्जा मिली उसका 90% पार्ट जो है वो खुद ही खर्च करेंगे और बाकी 10% तृतीयक को देंगे। इस तरीके से ये 10% आगे स्थानांतरित होता जाता है। अब यहाँ ऊर्जा स्थानांतरण के 1 2 3 4 और 5 स्तर बन गए हैं। तो इन ऊर्जा स्थानांतरण के इन स्तरों को हम क्या कहते हैं? पोषक स्तर। ठीक है, अंग्रेजी में हम इनको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 10%। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है?
तो कितने प्रतिशत होगा? 10%। और ये ऊर्जा स्थानांतरण का जो 10% नियम है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लिंडमान, उन्होंने दिया था। इसलिए आप देखिए प्रत्येक पोषक स्तर पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण कम होता जा रहा है। इसलिए प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की संख्या भी कम होती जाती है, क्योंकि उत्पादकों में जैसे मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता मैंने बताया था कि शाकाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, ये भी आपके मांसाहारी होंगे और ये अपघटक होंगे। तो प्रत्येक उस जैसे यहाँ घास है तो घास को खाने गाय आएगी या बकरी आएगी, तो घास की जितनी संख्या है उतनी बकरियों की नहीं होगी। जैसे मान लो 100 घास के पेड़ हैं तो उसको 100 बकरियां खाने नहीं आएगी, एक आएगी। ऐसे इसको खाने भी कोई शेर आएगा या उस तरीके से आएगा। तो ये प्रत्येक पोषक स्तर पर इनकी संख्या घटती जाती है। सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है लेकिन इनका आकार कम हो जाता है, तो ऊर्जा जो है उस तरीके से स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र के बारे में। पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र। दोस्तों मैं घर पे बैठा हूं तो आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी आ सकती हैं। देखो पंछियों की आवाज आ रही है। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले आपका आता है स्थल मंडल, फिर आता है जल मंडल और वायुमंडल। अब इनको हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, तो इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं और आप वीडियो को देखिए, उसके बाद बताइए कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। उसके बाद मैं आगे इसको करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।